हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जगदीश, आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अब हम यहाँ केमिस्ट्री की क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और फर्दर हम आगे करते करते इस कंप्लीट 11 केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। देन हम 12th केमिस्ट्री में आएंगे। बच्चों, जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका एज पर सीबीएसई, जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 है आपका, some basic concept of chemistry। बेटा, ये जो आपका बेसिक चैप्टर है ये बिल्कुल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी इसलिए ही दिया है क्योंकि यहीं से आप केमिस्ट्री को समझना स्टार्ट करोगे। जो बेसिक चीजें हैं वो आप सभी यहाँ पढ़ोगे। देन आप इस चैप्टर का जो चीजें पढ़ोगे वो आप आगे फर्दर हर चैप्टर में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप यहाँ मोल पढ़ोगे, एटॉमिक मास पढ़ोगे, ठीक है, आप मोलरिटी पढ़ोगे, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे, ये सारे आपको आगे हेल्प करेंगे ही करेंगे और हर चैप्टर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, किस तरह से पढ़ेंगे, क्या पैटर्न होगा और जो हम इसमें पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री इस चैप्टर के अंदर। उससे पहले आपने 9th में कुछ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और 10th में भी कुछ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा वहां से मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि सर वो वहां का भी पार्ट है जो कि मैं स्किप कर सकता हूं। मैं मान के चलूंगा कि आपको 9th और 10th का आता है और जो 11th का पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेक्चर प्लान देख लेते हैं एक बार इसका। देखो, सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। देन हम यहां देखेंगे नेचर ऑफ मैटर, याद होगा नेचर ऑफ मैटर हमने 11th में पढ़ा था। 3 तरह के होते हैं मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सारी वही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। देन हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। ये आप फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ोगे, ठीक है। और यहां आप कुछ लॉज पढ़ोगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4th यहां आप डाल्टन की एटॉमिक भी पढ़ोगे, डाल्टन एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोल लो उसको, ठीक है, ये पढ़ोगे। उसके बाद यहां आप पढ़ोगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देन आप यहां पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, ठीक है। और जो यहां तक तो आपने बेसिकली ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इसमें हम कुछ लॉ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो आपने 9th में नहीं पढ़ी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 4th का थोड़ा सा, ठीक है। 5th तो आपने वैसे टॉपिक पढ़ा हुआ है 9th में। 6th थोड़ा सा मैं आपको बड़े डिटेल से बताऊंगा। बच्चों ने पढ़ा तो है ये 9th में भी, बट बच्चों को पता नहीं है कि एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है, ये कैसे बना। जनरली हमें पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 AMU होता है, बट कैसे होता है, कैसे पता लगाया ये 1 MU है, ठीक है। ये सारी हम बातों को डिस्कस करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के भी हम छोटे छोटे ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे, देन स्टोचियो कैलकुलेशन पढ़ेंगे या स्टोचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। और हमारा जो लास्ट है वो है आपका मेन, ये हम हर जगह पढ़ने वाले हैं। यहां आप कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हो 11th के केमिस्ट्री के
जिसमें से इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि आपको 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ स्पेसिफाई करूं कि सर क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्योंकि ये 11th में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन जो आपके मेजरली आते हैं वो यहाँ से आएंगे आपके 7 to 10 क्वेश्चन से, ठीक है। कभी कभी लो से दे देते हैं क्वेश्चन, बट जनरली नहीं आएगा यहाँ से आपका, ठीक है। यहाँ आपका मेजरली 4 से आएगा और इसको ही आपको मजबूत करना है। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ बहुत ज्यादा है और ये कैलकुलेशन आपकी केमिस्ट्री के आप मान सकते हो कि एबीसीडी है। आप हर जगह इस पूरे केमिस्ट्री में इसको इन्वॉल्व करूंगा। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चीजें पढ़ाऊंगा यहाँ, ये जो 4 चीजें पूरी केमिस्ट्री में मैं उठा के वापस ये कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा और बार बार यहाँ की जो कैलकुलेशन है मैं हर चैप्टर में इन्वॉल्वमेंट करूंगा। जिसको ये आती है बेसिक, जैसे प्लस माइनस है, आपको प्लस माइनस आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी प्लस माइनस दिखेगा, आपको कोई भी अलजेब्रिक में मिलेगा, अर्थमेटिक में, ज्योमेट्री में भी वहां आपको प्लस माइनस तो करना ही होगा। तो ये इस तरह के चीजें हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसको। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो बेसिक है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां से स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जिस तरह से फिजिक्स के हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उसके बिहाफ पे हमारे फिजिक्स की आप डेरिवेशन करते हो या फिजिक्स के रूल लगाते हो, या उसी तरह से मैथमेटिक्स में आपके प्लस मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक रूल्स हैं उसी के हिसाब से आप मैथमेटिक्स करते हो। तो केमिकल रिएक्शन के भी कुछ रूल्स हैं जो इन लॉ, ये लॉ डिफाइन करती हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट, केमिकल दो रिएजेंट को हम मिक्स कर रहे हो, प्रोडक्ट बन रहा है, तो किस रूल के बिहाफ पे बन रहा है या वो कौन से लॉ को फॉलो करेंगे। तो ये बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन जो भी होंगे उनके ये बेसिक्स लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमारी लॉ है यहाँ, वो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमने इसको इस तरीके से पढ़ा है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि मास को हम ना पैदा कर सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक है डेफिनेशन, बट इसको हम केमिकल रिएक्शन में किस तरह से यूज करेंगे, वहां हमने मास किस तरह से बिहेव करेंगे। केमिकल रिएक्शन के अंदर आप क्या देख रहे हो कि एक तरफ आपके पास रिएक्टेंट है और एक तरफ आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये लॉ उसको डिफाइन करने के लिए किस तरह से बोलती है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है इन केस वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। समटाइम होता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, कभी कभी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, वो प्रोडक्ट नहीं बना रही। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो आपका रिएक्टेंट का मास है, इन केस वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो जितना इसका जो वेट है, जो मास है, वो प्रोडक्ट का होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ दो रिएजेंट, जो दो रिएक्टेंट डाला है, इन केस मान लेते हैं आपने ए और बी रिएक्टेंट डाला है और प्रोडक्ट सी बनाया है। यहाँ आपने ये 2 ग्राम लिया है और ये 10 ग्राम लिया है, तो मैं टोटल कर दूं तो ये 12 ग्राम हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोडक्ट बनेगा ये 24 ग्राम का प्रोडक्ट बन जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये लॉ है। कहने का मतलब है जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट है आपका, वो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ सीधा सीधा देख रहे हो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना हम पैदा कर रहे हैं ना हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो आपने बढ़ा दिया था सर 12 से 24, यहाँ बढ़ कैसे गया मास, आपने डाला तुमने 12 है तो 12 ही आना चाहिए था, बनता तो कंप्लीट रिएक्शन होती तो आपका 12 ग्राम ही आना चाहिए था, बढ़ कैसे गया, ठीक है। मास नाइदर बी क्रिएट तो कर नहीं सकते, नहीं कम हो सकता है। तो इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको बेसिकली आप लिखना चाहो, इन एनी केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed,
हमारे पास बेसिक टर्म है बच्चों। जब हम ये पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी के बिहाफ में आपने बैलेंसिंग सीखी है। बैलेंसिंग, हाँ मैं बैलेंसिंग 10th क्लास वाली बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ जो आपने सीखी थी, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, जो बैलेंसिंग आप सीखते थे। बैलेंसिंग का इससे क्या लेना देना सर? देखो यहां मैंने बोला कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आपने देखो एग्जांपल लेके समझाता हूं, यहां देखना आपके पास क्या है। यहां मान लो वाटर की ही मैं बात करूं, H2 plus O2 gives H2O, ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है। यहां आप साफ साफ देख रहे हो कि यहां वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। अब जो वेट होता है जो हाइड्रोजन का वो कितना होता है 1, अब यहाँ 2 है तो ये 2 ग्राम का मान लेता हूँ, और यहाँ आपके पास 16 है तो ये 16 into 2 तो ये 32 ग्राम का है, ठीक है। इन केस में इसको बैलेंस नहीं करता और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ H2 plus O2 gives H2O, तो यहाँ आप देख रहे हो तो जो टोटल मास हो गया वो टोटल मास कितना हो गया 34 ग्राम हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, ये इक्वल होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नहीं था, यहाँ तो था। अब देखते हैं यहाँ कितना हाइड्रोजन का 2 है प्लस 16 तो सर ये 18 ग्राम आ रहा है, सर ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, सर ये 32 4 है और यहाँ हमारे पास 18 आ रहा है 18 ग्राम। तो ये तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग अपनानी पड़ेगी। इसी लॉ के बिहाफ पे हम बैलेंसिंग करते हैं। मैंने कहा ना कि केमिकल रिएक्शन कोई भी होगी तो इन लॉ को फॉलो जरूर करना है। तो इस लॉ के कारण, फर्स्ट लॉ के कारण जो हमारी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बिहाफ पे हम बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग भी यहीं से आई है, ठीक है। बैलेंसिंग भी इसी लॉ के बिहाफ पे आई है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसी में यहां मैं H2 plus O2 gives H2O, अब मैं इसको बैलेंस करता हूं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आपके पास 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां 1 है, तो मैं सिंपली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं चेक करूं मास के बारे में, अब देखो यहाँ कितना हो गया 2 into 2 तो ये 4 ग्राम, ये 32 ग्राम था, दैट्स मीन ये 36 ग्राम हो गया अब आपका। और यहाँ मैं बात करूं, यहाँ कितना था, यहाँ 2 plus 16 दैट्स मीन 18 plus into 2 ये कितना होगा, ये भी 36 ग्राम। यहाँ क्या हो गया, आप यहाँ साफ साफ देख रहे हो कि 36 ग्राम इक्वल टू 36 ग्राम, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी लॉ के बिहाफ में आप बैलेंसिंग यूज करते हो, ठीक है। यहाँ आप साथ में देख लिया कि बैलेंसिंग के बिहाफ में आप मास को इक्वल कर सकते हो, बट बेटा इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। ये कई बार कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि जो आपकी जो बैलेंसिंग है आप यहाँ से अपनाओगे और जो लॉ है ये हर केमिकल रिएक्शन के लिए होगी, बट इसकी एक लिमिटेशन क्या है मैं बता देता हूं। इसकी लिमिटेशन ये है, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन की बात सुनी होगी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है बेटा, आपके पास वहां आपके पास क्या ले रहे होते हो, आपने कोई केमिकल लिया या आपने कोई एटम लिया, ठीक है। एटम क्या करो, आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो। क्या करो आप, एटम बम सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन है सारी, वहां न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, आपने उस एटम को क्या कहते हैं ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करना है कहने का मतलब वो एटम का कुछ मास होगा, आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो तो वो टूट जाता है एटम, और वो किस में चेंज हो जाता है, एटम वहां चेंज हो जाता है एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि मास तो वैसे हम कह रहे थे कि सर मास हम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, हम खत्म नहीं कर सकते, बट सर यहाँ आप खत्म करने की बात कर रहे हो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। हाँ लिमिटेशन में यही है कि जो एटम है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और एटम को हम किस में चेंज कर देते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा कह रहा हूं लिमिटेशन में यहाँ क्या है, इसके पास लिमिटेशन में आपके पास सीधा सीधा क्या है, आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करती। यहाँ होता क्या है, मास वहां कन्वर्टेड हो जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी में, ठीक है। और वो मास क्या होता है, वो एटम टूटता है तो हमारे पास काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है और हम इसको यूज करना चाहते हैं यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। अब हम
सेकेंड लॉ, आइए बच्चों सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं। जो आपकी सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसका जो दूसरा नेम है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। देखो ये लॉ भी काफ़ी आसान है, जैसे प्रीवियस लॉ थी कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो आपकी सेकंड है ये फिक्स प्रपोजिशन बोल सकते हो या डेफिनेट प्रपोर्शन बोल सकते हो या कांस्टेंट कंपोजिशन बोलो। बात बड़ी सिंपल है, ये कह रहा है एलिमेंट्स, बड़ी सिंपल है, ये कह रहा है एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो बाय मास टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड। कहने का मतलब है कोई भी कंपाउंड एलिमेंट जब आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं, और वो कंपाउंड कैसा बना रहे हैं, स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। और जो तो मान लो ए और बी कंपाउंड की बात कर लो, या सिंपली आप C+O2 की बात कर लो और ये CO2 आपको दे रहा है, ठीक है, C+O2 और ये CO2 आपको दे रहा है, तो ये कह रहा है कि ये दो एलिमेंट्स तब आपस में, देखो यहाँ ये एलिमेंट्स है और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है O2 का, ठीक है, तब ये मिक्स हो रहे हैं और ये एक स्टेबल कंपाउंड है CO2। ये स्टेबल कंपाउंड देंगे, कब देंगे, इनका जो होगा, जो रेशियो होगा इन दोनों एलिमेंट्स का और मॉलिक्यूल्स का, जो आपके रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा बाय मास फिक्स्ड होगा। यहाँ जो कार्बन का होता है ये 12 ग्राम होगा और जो ऑक्सीजन होगा यहाँ 32 ग्राम होगा। तो मैं यहाँ बात करूँ कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, ठीक है, यहाँ होगा 12 और 32, तो यहाँ 4 3 जा और ये 4 8 जा, तो ये हमेशा 3:8 ही होगा। इससे ये मतलब नहीं है ये आपको केमिकल रिएक्शन इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो C+O2 गिव CO2, या दूसरी तरीके से कोई भी CO2 रिलीज होता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जब भी CO2 फॉर्म होगा वहाँ C और जो O की जो रिलेशन है वो हमेशा इसी कंपोजिशन में होगा आपका, ठीक है। ये बात आ रही है समझ। यहाँ जो फिक्स रेशियो है होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाटर है, वाटर क्या है फॉर्मूला, वाटर का H2O है, ठीक है। वाटर क्या है, एक और एग्जांपल की बात कर ले, जो वाटर है आपका, वाटर है आपका H2O, इसको ये मतलब नहीं है ये रेन से मिले आपको, लेक से मिले, ओशियन से मिले, ये कहीं से भी मिले। यहाँ जो वाटर का जो रेशियो होगा बाय, जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, यहाँ 2 है, वहाँ आपके पास 16 है, यहाँ 1:8 है, ये आपको हर जगह सेम मिलेगा। ये बाय मास है बेटा, आपको बाय मास चेक करना है, बाय मास ये 1:8 मिलेगा, कहीं से भी मिले आपको। लेक का उठा लो, रेंज में जो आ रहा है वो उठा लो, ओशियन से उठा लो, ठीक है, ट्यूबवेल से उठा लो, ग्राउंड वाटर उठा लो आप, वो उसका भी जो वाटर होगा बाय मास होगा वो भी 1:8 होगा। ये आपकी सेकेंड लॉ है, बड़े आसान है दोनों लॉ। जो आपकी बेटा थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, वो भी बहुत आसान है, वो भी सेम है इसी की तरह, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। लॉ ऑफ थर्ड है ये आपकी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसको एग्जाम्पल से समझना, ठीक है, बड़ी सिंपल लॉ है। यहाँ CO2 का यहाँ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ इन केस C+O2 आपको CO2 दे रहा था, ठीक है, और यहीं आपके पास C+O2 आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा था। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ठीक है। अब यहाँ आप साफ साफ देख रहे हो कि सर जो कार्बन है दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो आपको बैलेंसिंग तो करनी ही पड़ती है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है, तो मैं यहाँ हाफ से कर दूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख रहे हो कि सर कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन तब कंबाइन हो रहे हैं तो अलग अलग कंपाउंड दे रहे हैं, दोनों स्टेबल कंपाउंड है। बट सर इनकी हम कंपोजिशन की बात कर लें, सर यहाँ कार्बन तो सर बराबर है बट ऑक्सीजन सर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूँ जब मेरा एक एलिमेंट फिक्स है दोनों केमिकल रिएक्शन के अंदर, और दूसरा जो आपके पास यहाँ कंपोनेंट है जो O2 ले रहे हो, एक यहाँ 1 O2 आ रहा है, यहाँ हाफ O2 आ रहा है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी अलग अलग बन रहे हैं। और ये लॉ कहती है, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहती है, ये O2 प्लस हाफ O2, ठीक है, बाय मास, ये भी फिक्स्ड, एक तो फिक्स्ड होगा और सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। जब आप कोई भी एलिमेंट A कंबाइन कर रहे हो B से, ठीक है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, एक बार आपने यहाँ O2 करा और एक बार आपने हाफ O2 करा, ठीक है, आपको बस स्टेबल कंपाउंड मिले, दो डिफरेंट कंपाउंड मिले, ठीक है। तो यहाँ ये बात कर रहा है, यहाँ आप देख रहे हो इसकी प्रेजेंस में, इस O2 पे, और यहाँ हाफ O2 में देख रहे होगे, यहाँ इसके पास 32 है, यहाँ इसके पास 6 है, तो ये हमेशा 2:1 पे मिलेगा बाय मास, ठीक है। और ये कहता है ये जो नंबर होगा हमेशा, जो ये नंबर रेशियो में आया है, ये थ्योरम कहती है ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ठीक है। ये सिंपल है नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा यहाँ। ये क्लियर है बात बच्चों? ये बात क्लियर है, बड़ा सिंपल है। ये समझो कि आपने ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, इन दोनों में कार्बन फिक्स है, सेम अमाउंट में है, बट यहाँ आप देख रहे हो कि दो अलग अलग टाइप के आपके पास ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो अलग अलग अमाउंट में, और दो अलग अलग अमाउंट में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तब मैं इनका रेशियो देखूंगा, ये क्या होगा, एक तो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा और ये फिक्स्ड होगा। ये भी बड़े आसान है ये भी, ठीक है। बस याद रखना बाय मास की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको डिफाइन करोगे, डिफाइन कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, लिखिए इसको। when a fixed amount of A combine with, when a fixed amount of A, मैं इसको लेट कर रहा हूँ A है, when a fixed amount of A combine with different amount of element B, different amount of element B, देखो O2 था, यहाँ भी O था, बट अमाउंट डिफरेंट है दोनों का, बट combine with different amount of B to form a different compound बनाएंगे, ठीक है, different compound, then the different amount of B is always simple whole number ratio, is always, जो different amount of element B is always in simple whole number ratio, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।